Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली, करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा, स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा, डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. In the series of polity revision through MCQs, आज के हमारे topic primarily focused at Schedule 5 and 6, which is primarily deals with the administration of tribal areas. Then few questions about elections and further the miscellaneous questions. So we come to the very first question and let's go with it. Sixth schedule of the Constitution of India makes special administrative provisions in regard to the tribal areas in which of the states. तो याद रखेंगे और इसको स्टैटिक तौर पर हम रट्टा ही मार लेते हैं। That is कि शेड्यूल 6 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अंदर अगर कोई ट्राइबल एरिया है तो उसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। और इसके अलावा अगर हम शेड्यूल 5 की बात करें तो इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं वहां पर ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्टर किया जाता है एज शेड्यूल्ड एरिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, शेड्यूल 6 के अंदर किन किन स्टेट्स के लिए प्रोविजन है? दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट अगर कहीं आते हैं, नागालैंड या फिर बाकी कोई भी मणिपुर, ये हमें ऑप्ट आउट कर देने हैं। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम स्टेट। सो आवर आंसर इज ए। नाउ वी मूव टू which schedule of the Constitution of India deals with the administration of control of scheduled area एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब हमने बात तो की है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, या इससे भी अगर बेहतर मैं बिल्कुल टेक्निकली बोलूं तो ट्राइबल एरिया को मैनेज करने के लिए या एडमिनिस्टर करने के लिए वी आर हैविंग शेड्यूल 5 एंड 6। अब यहां पर एक ही ऑप्शन चूज करनी है तो हम कीवर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। अगर बात की जा रही है शेड्यूल्ड एरियाज की और शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये डील करता है 5th शेड्यूल से। मैं कहना यह चाहता हूं कि 5th और 6th शेड्यूल ये ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं, लेकिन शेड्यूल 5 जो कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी स्टेट्स के लिए हैं, वहां पर ट्राइबल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। लेकिन जब हम आते हैं शेड्यूल 6 के अंदर और 4 राज्यों के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर ट्राइबल एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर डेजिग्नेट किया जाता है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। तो हमें कीवर्ड फोकस करना है कि शेड्यूल्ड एरिया पूछा जा रहा है और ये शेड्यूल 5th के अंदर है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो 6th शेड्यूल, तो यहां पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वर्ड होना चाहिए था। इसके अलावा 4th शेड्यूल, तो ये तो राज्यसभा के अंदर स्टेट्स की सीट्स एलोकेशन से डील करता हुआ शेड्यूल है। और 7th शेड्यूल, तो इसके अंदर लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कौन से टॉपिक पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, किस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, और साथ में कॉन्करेंट टॉपिक जिस पे दोनों ही मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं। सो आंसर हियर इज 5th schedule. Then we come with reference to the 6th schedule. Which of the following statement is correct? So we have to find correct. Autonomous districts created under 6th schedule fall outside the executive authority of the state. अब यहां तक तो बात सही है कि 6th schedule में autonomous districts बनाए जाते हैं जो ट्राइबल एरिया आइडेंटिफाई किया गया है। अब क्या ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है स्टेट की
उसके परव्यू से आउटसाइड चले जाते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट इन शेड्यूल्ड एरिया के लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती है? आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि दैट शेड्यूल्ड एरिया विल केप्ट आउट एंटायरली ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। भाई उन्हीं के सिटीजन है, तो वो भी तो कोई ना कोई स्कीम या डिसीजन मेकिंग कर ही सकते हैं। देन ओनली प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अंडर 6 शेड्यूल ना। याद रखेंगे ये भी ऑप्शन गलत है। हालांकि शेड्यूल 5 की अगर हम बात करें, जहां शेड्यूल्ड एरिया बनाया जाता है, इससे अलग वहां पर प्रेसिडेंट को पावर है शेड्यूल्ड एरिया को डेजिग्नेट करना और उसके एरिया को इंक्रीज, डिक्रीज, ऑल्टर कर देना या इवन अबॉलिश कर देना। लेकिन शेड्यूल 6 के अंदर ये पावर स्टेट के गवर्नर के पास है। ओके, तो यहां पे गवर्नर साहब ये काम करते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स इन दीज रीजन्स आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और नन ऑफ द अबव तो फिर होगा ही नहीं। तो याद रखें, शेड्यूल 6 का मैंडेट ये है कि ज्यादा ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड करनी है। तभी आप देखेंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट टाइप की हम टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को एम्पावर किया जा सकता है कि वो लैंड रेवेन्यू को असेस और कलेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ वी कम with reference to the 5th schedule, consider the following statement. 5th schedule deals with the administration and control of scheduled areas existing in all the states of India. अब देखिए, बात सिर्फ यहां तक होती कि शेड्यूल्ड एरिया बनाया जाता तो ठीक है, लेकिन जब बात आ गई कि ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, देन इट इज रॉन्ग। क्योंकि हम जानते हैं पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए 6 शेड्यूल अलग से है, 5th शेड्यूल वहां पे लागू नहीं होगा। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। Then state having scheduled areas has to establish a tribe advisory council. Yes, it is true. First our answer will be B2 only. अब जान लेते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। 5th शेड्यूल के तहत जिन भी राज्यों में शेड्यूल्ड एरिया बनाया जाता है और प्रेसिडेंट साहब उसको नोटिफाई करते हैं, और इस वक्त भारत के 10 राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज हैं एज पर शेड्यूल 5। तो यहां पर गवर्नर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल भी स्टैब्लिश करेंगे। अब ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल क्या है? इसमें टोटल 20 लोग होते हैं, जिसमें 3/4 तो होंगे फ्रॉम द ट्राइबल्स। अब इसमें भी ट्राइबल कैसे कि 3/4 जो 15 का है, मैं 15 मोटा मोटा मान लूं, तो जो भी इस स्टेट के अंदर जो MLAs ट्राइबल चुने गए हैं, मतलब ट्राइबल आइडेंटिटी के लोग जो MLA हैं, उनको जगह दी जाएगी। और अगर इतनी गिनती में ट्राइबल MLA नहीं है, तो फिर स्टेट लॉ के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से ट्राइबल में से ही लोग चुने जाएंगे जो आगे ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में होंगे। और जो रेस्ट हैं 3/4 के अलावा जो हैं, that may be nominated by the governor. So it's a partially elected and partially nominated body. अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या काम करेगी? ये खुद का नाम ही बता रहा है कि ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट के मुद्दों पर गवर्नमेंट को एडवाइज करने का काम करेगी, गवर्नर साहब को एडवाइस दिया करेगी, एडवाइजरी बॉडी है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू which of the following measures can be taken by the National Commission for Scheduled Tribes? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब क्या क्या काम कर सकता है, इसकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? इट कैन डू द प्रिवेंशन ऑफ एलिनेशन ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम लैंड, देन रिडक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। 3 ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कौन सी करेक्ट है। सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। And now we have to remember that all the above options are correct. So National Commission for Scheduled Tribe इन तीनों तरह के measures उसको दिए गए हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। Now we move to who does the delimitation and earmarking of the electoral areas of reserve seats for scheduled caste and scheduled tribe. So ये काम कौन करता है, और खासकर scheduled tribe और scheduled caste के लिए? इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, प्लानिंग कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। अब बी ऑप्शन बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, पर ये ऐसा नहीं है, बल्कि अगर उलट होता तो शायद ज्यादा बेहतर ऑप्शन होती। और इसी के साथ हमारा आंसर हम याद रखेंगे, ये सारे काम डिलिमिटेशन कमीशन करता है, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ वी मूव, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ऑल यूनियन टेरिटरीज। क्या सभी यूनियन टेरिटरीज में एक जैसा ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है? ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। व्हाई? दिल्ली को तो जो लेजिस्लेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से मिला हुआ है, आर्टिकल 239 AA से, तो एक जैसा नहीं है।
system. Then an administrator of a union territory is an agent of the president and not head of state like governor. जी हाँ, governor जितनी power नहीं होती हैं. Yes, it is true. Rather, administrative head of the UT is the president, and he is represented by a officer like LG or maybe the administrator. Second option is correct. Then the governor is not to act independently of his council of ministers if he is administering a UT too. Now remember, किसी UT के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किसी एडजॉइनिंग स्टेट के गवर्नर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, उनको ये चार्ज दिया जा सकता है. अब जब गवर्नर साहब जिस स्टेट के वो गवर्नर है वहां अगर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे काम करेंगे. जिस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे काम करने का हुक्म है. लेकिन जब यही गवर्नर साहब एडजॉइनिंग यूटी के बारे में डिसीजन मेकिंग करेंगे तो फिर उस राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह नहीं लेंगे. सो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. हेंस आवर आंसर इज 2 and 3 B only. Now we move to what is the constitutional qualification mentioned for the appointment of lieutenant governor of a UT. अब LG के तौर पर अगर किसी को अपॉइंट करना हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन क्या है. नाउ क्या पर्सन ऐसा होना चाहिए दैट मस्ट हैव सर्व्ड ईदर विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर 10 years और मोर. नो, ऐसी कोई शर्त नहीं है. बल्कि अगर याद करें तो हम पिछले सीरीज में बात कर रहे थे यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विसेज के अंदर अगर अपॉइंट होना है तो यूपीएससी और एसपीएससी के हाफ ऑफ द मेंबर मस्ट बी हैविंग दिस क्वालिफिकेशन कि 10 साल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में सर्व किया है. Then the person should neither be related to political parties nor had a political career. ऐसा भी कुछ नहीं है. Then the person must be a resident of the union territory or adjoining states. No, this is also not done, and none of the above is the correct option. Rather, the constitution doesn't prescribe any particular qualification to be appointed as LG in the UTs. Now we come to the chief minister of union territory is appointed by. Now this is an important question. Not only the chief minister, rather the other minister appointed by whom? क्या एडमिनिस्ट्रेटर साहब अपॉइंट करते हैं या प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं या गवर्नर ऑफ एडजॉइनिंग स्टेट करते हैं? मतलब ये तो होगा ही नहीं. और इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से कोई कंसल्ट नहीं किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के वक्त. तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखेंगे. द चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर जिस भी यूटी के अंदर लेजिस्लेचर है वहां पर सीएम और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब अगर किसी ने या आपको याद आ रहा हो कि जी केजरीवाल साहब को ओथ दिलाने के लिए तो हमने सेरेमनी देखी थी, एलजी साहब दिला रहे थे. ओथ दिलाना अलग बात है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब के हाथ में है. एंड एलजी इज जस्ट वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. क्लियर? तो प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं किसी भी सीएम की इन द यूटी विच इज हैविंग लेजिस्लेचर. रादर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूटी इज द प्रेसिडेंट साहब. देन वी कम टू in India system of proportional representation is followed in the election for what. अब दो तरह का हमारे पास जैसे हम इलेक्शंस देखते हैं तो कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो कहीं पर वोट की एक ही वैल्यू होती है और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वगैरह चलता है. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पे यूज किया है? राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. एंड ऑल द अबव, all the four are correct option. So we are having C as our answer. तो याद रखेंगे लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, सिंगल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. विधानसभा में भी इसी तरह का व्यवस्था है. लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसी के साथ राज्यसभा और जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस. नाउ वी मूव टू कंसीडर फॉलोइंग about the Delimitation Commission of India. Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.